नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो अब ऐसा होगा कि राहुल गांधी जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, उनसे माफी मांगी जाएगी मगर सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और भाषणों के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। विपक्ष से लड़ने का ये अच्छा तरीका मिल गया है। राम की राजनीति करने वाले राम की मर्यादा की राजनीति करना भूल गए लगते हैं। राम की मर्यादा का जिक्र इसलिए किया कि कोर्ट के बाहर राहुल के खिलाफ मुकदमा करने वाले पुरनेश मोदी के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते सुने गए हैं, ऐसा दैनिक भास्कर ने लिखा है। क्या वाकई यह राम की मर्यादा के अनुकूल है? अगर है तो क्या यही पैमाना उन नेताओं पर लागू हो सकता है जिन्होंने कपड़ों के आधार पर करोड़ों की आबादी को निशाना बनाया था? अगर यही पैमाना उस नेता पर लागू कर दिया जाए जिसने एक कानून का विरोध करने वालों को गोली मारने के नारे लगवाए थे, अगर यही पैमाना उस नेता पर लागू कर दिया जाए जिसने एक मोहल्ले के लोगों को करंट लगाने की बात कही थी ईवीएम मशीन दबाकर, तो आज संसद ही नहीं सरकार भी खाली हो जाएगी। सूरत की जिला अदालत ने एक भाषण को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। बीजेपी इस फैसले का बढ़ चढ़कर स्वागत कर रही है। इसलिए राहुल गांधी के फैसले और इस पर आई प्रतिक्रिया पर आने से पहले उस भाषण की याद जरूरी है जिसमें केंद्रीय मंत्री पर गोली मारने के नारे लगवाने के आरोप लगे थे। एक समुदाय के प्रति लोगों को उकसाने का आरोप बीजेपी के एक सांसद पर लगा था। सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसे याद कर लेना जरूरी है, तभी राहुल गांधी के मामले में आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आज बीजेपी अदालत के इस फैसले को भूल जाना चाहेगी, लेकिन उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा आप बीजेपी को याद दिला सकते हैं, क्योंकि दांव पर बीजेपी नहीं है, दांव पर लोकतंत्र है। अगर आप भूल गए हों तो पहले आप इस हिस्से को सुनिए। 2019 के साल के आखिरी महीनों में शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था। बीजेपी के नेता उस आंदोलन को तरह तरह से निशाना बना रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा के भाषणों की उस वक्त काफी आलोचना हुई कि न केवल भड़काऊ हैं बल्कि भीड़ को हिंसा के लिए उकसाते हैं। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुना गया। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस चली और इस मांग को खारिज कर दिया गया। उस समय की मीडिया रिपोर्ट उठाकर देखिए। अदालत ने कहा कि अगर यह बात हंसकर कही गई है तो कोई अपराध नहीं बनता। कोर्ट की एक एक बात आज याद कीजिए। चुनावों के समय, यह दिल्ली हाई कोर्ट के जज का कहना है, चुनावों के समय जो भाषण दिए जाते हैं वो सामान्य समय से अलग होते हैं। कई बार माहौल बनाने के लिए कुछ कह दिया जाता है मगर वैसी मंशा नहीं होती है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा के कह दी जाए तो कोई अपराध नहीं होता, लेकिन अगर कोई बात आक्रामक तरीके से कही जाए तो आपराधिक मामला बन भी सकता है। चुनावों के समय नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, वह भी गलत है, लेकिन हम उनके एक्ट में यानी कार्रवाई में आपराधिक तत्वों को देखना चाहेंगे। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होने लग जाए तो चुनावों के दौरान सभी नेताओं के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के इरादे से कुछ कहना और लोगों को भड़काना या उकसाना दोनों अलग अलग बातें हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है उसे आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के साथ देखिए तो अदालती फैसलों की व्यापक समझ या समीक्षा कर पाएंगे। अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अदालत ने उनके कथित रूप से भड़काऊ भाषणों पर कहा कि चुनाव जीतने के लिए कहना और सामान्य समय में उकसाने के लिए कहना दोनों में अंतर है। अब सवाल है कि क्या यही कसौटी राहुल गांधी के लिए लागू की जा सकती है या राहुल गांधी के लिए अलग कसौटी होगी। हम अदालत के फैसले की नहीं,
इस फैसले पर आई बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। दुनिया का इतिहास रहा है, जो हो रहा है वह हूबहू हो चुका है। कानून का सहारा लेकर इसी तरह आवाजों को खामोश किया जा चुका है। आज उस नेता की हंसी रुक नहीं रही होगी जिन्होंने एक महिला के बारे में कहा था वे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किस मर्यादा के अनुसार श्रेष्ठ भाषण है? अगर इसी बात पर दुनिया भर की तमाम गर्लफ्रेंड्स ने, प्रेमिकाओं ने मुकदमा दायर कर दिया होता तो दुनिया की अदालतों में प्रेमियों का सर हमेशा के लिए झुक गया होता। इस आधार पर अगर सिखों ने मुकदमा कर दिया होता कि उनका नाम जोड़कर लतीफे बनाए जाते हैं तो हंसने वाले सारे लोग आज 2 से लेकर 6 साल की सजा काट रहे होते। उदारता उनसे सीख लेनी चाहिए। राहुल गांधी को भाषा और भाषण की नसीहत देने वाले अपने ही नेताओं के वीडियो सुन लें तो किसी अदालत को सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत पश्चिम के बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व पर्यटन मंत्री ने मुकदमा किया। 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। मैं उनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं। राहुल ने कहा कि 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, 15,000 का जुर्माना लगाया है। सूरत जिला कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें सजा दी है। साथ ही बेल देते हुए 30 दिनों के लिए सजा स्थगित भी कर दी ताकि वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकें। दैनिक भास्कर में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी का बयान छपा है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था, ना कि पूर्णेश मोदी को। आप भी सोचिए, क्या यह इतना बड़ा बयान है कि किसी सांसद को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए? अगर यही होता रहा तो हर भाषण के बाद मुकदमे होने लगेंगे। कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने किसे कहा था? क्या इससे अपने जीवन साथी को खो देने वाली औरतें अदालत चली गई थीं? क्या इसके लिए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को कोई नसीहत दी थी जो आज उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है? एएनआई न्यूज एजेंसी से राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्रावधान है। और मुझे विश्वास है कि न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने ना पाए। अगर राजनाथ सिंह की बात मान ली जाए तो मैं अभी आपको एक फहरिस्त देता हूं जहां की शब्दों की चोट राहुल गांधी के शब्दों से 100 गुना ज़्यादा है राजनाथ सिंह के हर कॉलीग द्वारा, जो उन्होंने अनदेखी की है, अनसुनी की है, जो उनको सुनाई भी नहीं देती, दिखती भी नहीं। आप भी उस फहरिस्त को जानते हैं, लिस्ट को जानते हैं। तो ये जो एक तरफा कॉमेंट है वो गलत है। राहुल गांधी अपने सभी कानूनी अधिकार का उपयोग करेंगे। रक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि इस आदेश से सबक लेने वाले हम सभी में कौन कौन है। क्या राहुल गांधी अकेले हैं या वे भी हैं जो गोली मारने के नारे लगवा रहे थे? क्या वे भी हैं जो कांग्रेस की विधवा कह रहे थे और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बयान दे रहे थे? क्या वो हैं? क्या इन बातों की आलोचना राजनीतिक स्तर पर होगी या अदालतों में मुकदमों के द्वारा? सवाल आपके सामने ये है। शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष
चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं, लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहनशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी है, और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं शेल कंपनीज का आक्षेप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने अडानी में पैसा क्यों लगाया? वो पूछते हैं कि आपकी विदेश नीति अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी? वो पूछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी, तो ये रिश्ता क्या है और ये क्या कहलाता है? इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। संसद से आप भाग रहे हैं, संसद की कार्रवाई आप स्थगित कर रहे हैं, माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, संसद को म्यूट करने का कुत्सित प्रयास आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी हैं और वो सत्य की लड़ाई और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोदी को और ललित मोदी को और मेहुल चोकसी को चोर बुला दिया? वही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो 14-14 हजार करोड़ रुपए का गबन करके आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और आप हाथ मलते रहे, और आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे। 9 साल से सत्ता में आप हैं, झुनझुना आप बजा रहे हैं और सजा राहुल गांधी को होगी। लेकिन आपने सुना है ना, सत्य के परेशान और पराजित होने की बात। आप और परेशान करिए राहुल गांधी को, आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे, क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि तानाशाह किस कदर बौखलाया और घबराया हुआ है। अदालत की सजा अपनी जगह है, उससे कहीं ज्यादा कष्टदायी है फैसले को लेकर आई राजनीतिक प्रतिक्रिया, बीजेपी नेताओं के बयान। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के लिए जो जो कहा है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनकी ही बहुत सी बातें, रविशंकर प्रसाद की बहुत सी बातें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य सांसदों पर भी लागू की जा सकती हैं? कि उन्होंने 2019 के चुनाव की रैली में कर्नाटका में कहा था, कर्नाटका में, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम? सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब सरनेम नहीं, कहीं की मोदी जाति होती है। मोदी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का यह आधिकारिक बयान है। न जाने कितने लोगों को इस देश में फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। पत्रकारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ ये आप जानते हैं। क्या रविशंकर प्रसाद ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की?
कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के खिलाफ अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया। क्या रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि क्या आप देख पा रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल भी ठीक और कानून का सही इस्तेमाल भी ठीक, मगर दोनों ही इस्तेमाल केवल सवाल करने वालों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो तो दोनों ही ठीक? क्या यह ठीक हो रहा है? मानहानि के मुकदमे का इस्तेमाल कर पत्रकारों को डराया जाता रहा है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल से विपक्ष को भी खत्म किया जा रहा है। इसी के साथ कानून मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान देखना चाहिए। उनकी आरंभिक प्रतिक्रिया मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्टरों से बात करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल के रवैये से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। यह फैसला एक बयान को लेकर आया है। एक बयान आपको अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। अगर आप संसद सदस्य हैं तो सदस्यता आपको गंवानी पड़ सकती है। अगर कानून इस तरह से लागू होने लग जाए तो एक कानून एक दिन इसलिए बनाना होगा कि कुछ